नमस्कार, टॉटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 नंबर, है ना। और ये होगा हिंदी और इंग्लिश का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहाना बनाना, बहाना बनाना, ठीक है। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। आमिष का विलोम है, इसका आंसर होगा शुष्क। शुष्क। देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। देखेंगे आमिष शब्द का अर्थ है मांस युक्त या मांसाहारी भोजन। इसका सटीक विलोम शब्द की बात करें तो इसका निरामिष होगा, जिसका अर्थ है मांस रहित या शाकाहारी भोजन। वहीं सामिष शब्द आमिष का ही समानार्थी है, ठीक है। अतः आमिष का विपरीतार्थक शब्द निरामिष होगा, है ना। देखेंगे हम सभी तो इसका आंसर बुकलेट में गलत दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा निरामिष। इसका आंसर क्या होगा? निरामिष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मलयज। मलयज, ठीक है। देखेंगे हम लोग और इसमें मंडना का अर्थ देखेंगे तो मंडना का अर्थ सजावट होगा। और सोम का अमृत मलयज कहा जाता है। और मंडना का अर्थ तो पता ही चल गया, सोम। और सोम का अमृत या चंद्रमा। और मारीचिका का अर्थ किरण होता है। और मारीचिका का अर्थ क्या होगा? किरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ये हैं आपके उज्ज्वल। उ ज संयुक्त वल, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी में दो आधे ज का प्रयोग होता है। यह शब्द व्यंजन संधि के नियम से बना है ना। जैसे देखेंगे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, है ना, से बना है। आगे देखेंगे संधि के नियमानुसार यदि त के बाद ज आए तो त भी आधे ज में बदल जाता है। इस प्रकार उत प्लस लिखेंगे उत प्लस ज्वल, क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना। तो इनमें से वर्तनी शुद्ध है आपके उज्ज्वल का तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श जयन बीमारी के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है ना। तो देखेंगे इसके लिए शब्द है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसके लिए होगा आंसर संक्रामक। संक्रामक, ध्यान देंगे। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। और दूसरा पॉइंट है संक्रमणीय का अर्थ है फैलने योग्य, और संक्रमित का अर्थ है जो रोग से ग्रस्त हो चुका है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। तो ये समास है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। देखेंगे तो त्रिलोचन शब्द का विग्रह है तीन है। लोचन आंखें, जिसके या त्रि मीन्स तीन और लोचन मीन्स आंख। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी भगवान शिव को प्रकट कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। और ये बहुव्रीहि समास होता है, तो आप लोग को पता ही चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ना। तो ये है आपके लू। लू है। और देखेंगे तंद्रालु शब्द में मूल शब्द तंद्रा है, क्या है, जिसका अर्थ है ऊंचाई या नींद। और इसमें आलू प्रत्यय जुड़ने से तंद्रालु बन गया है। ध्यान देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो ये है आपके अल। अल अल देखेंगे तो अरबी फारसी यानी उर्दू का उपसर्ग है, जिसका अर्थ है निश्चित या विशेष होता है। इसे बने शब्द अलबत्ता, अलविदा, अलग, अलगराज, है ना। चलिए ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है ना। तो ये है आपके श्याम सोता है। श्याम सोता है। देखेंगे आक्रामक क्रिया वह होती है जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह पता लगाने के लिए क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करते हैं, है ना। अश्याम क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं, अतः यह अकर्मक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो ये कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। चलिए देखेंगे सकर्मक क्रिया में ना कर्म की उपस्थिति अनिवार्य होती है और क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने का फल रावण यानी कर्म पर पड़ रहा है। ध्यान देंगे, रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ है आपके सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, है ना। देखेंगे सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसी आदत यानी हैबिट, नित्य होने वाले कार्य या सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए होता है ना। देखेंगे आप लोग, तो यदि किसी क्रिया के अंत में ता, है ना, ता है का प्रयोग भी सामान्य वर्तमान काल की पहचान करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांसुरी बजा रही थी। बांसुरी बजा रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपके अपूर्ण भूत के। अपूर्ण भूत के, है ना। देखेंगे हम लोग अपूर्ण भूत को, तो अपूर्ण भूत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रिया के इस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, है ना। देखेंगे बांसुरी बजा रही थी, वाक्य में रही थी से पता चलता है कि बजाने का कार्य बीते हुए समय में जारी था यानी पूर्ण नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो ये है आपके कवित्री। कवित्री, है ना। देखेंगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। यह शब्द अक्सर वर्तनी शुद्धि के प्रश्नों पर ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और इसका सही उच्चारण और लेखन करें तो कुछ इस तरह से करते हैं, क व ई और त्री, ध्यान रखेंगे, है ना। जिसमें कवि के व पर मात्रा नहीं लगती और य पर छोटी ई तथा त्र पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ये है आपके प्राण। प्राण आपके बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श बोधक विशेषण है, तो ये है आपके कोमल। कोमल। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्पर्श बोधक विशेषण वे गुणवाचक विशेषण होते हैं जो छूने या स्पर्श करने के अनुभव का बोध कराते हैं। ठीक है, और कोमल शब्द का संबंध स्पर्श से है क्योंकि किसी वस्तु को मुलायम होने का पता उसे छूकर ही चलता है। ठीक है, और देखेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपके उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी देखेंगे, है ना। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्य प्रतीत होता है। चलिए इसको देखेंगे, क्लियर कर लेंगे। जब विशेषण
विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले अर्थात विधेय के अंग के रूप में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, है ना। दिए गए तीनों वाक्यों में विशेषण आलसी, काला, मिथ्या, है ना, अपने विशेष्य लड़का, घोड़ा, संसार के बाद प्रयुक्त हुए हैं, है ना। तो अतः ये सभी क्या होंगे, विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है ना। तो ये है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और थोड़ा हम लोग यहाँ अनिश्चयवाचक को देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इस वाक्य में कोई शब्द किसी व्यक्ति के आने का संकेत तो दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान निश्चित नहीं है, वह व्यक्ति कौन है यह ज्ञात नहीं है, इसलिए कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इसलिए कोई जो वर्ड है कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम है आपके प्रकट, प्रकट ये क्या है, तत्सम है। देखेंगे तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, ठीक है। जैसे प्रकट एक तत्सम शब्द है ना। और अन्य विकल्पों की बात करें तो ये तद्भव हैं जिनके तत्सम रूप इस प्रकार हैं। जैसे पंख का तत्सम पक्ष होगा, पंख का तत्सम क्या होगा, पक्ष होगा, ठीक है। और वहीं बात की जाए पत्थर का, है ना, ये तो इसका तत्सम होगा प्रस्तर, इसका क्या होगा, प्रस्तर, ध्यान रखेंगे, है ना। और बात की जाए पंछी के तत्सम शब्द का तो इसका होगा पक्षी, पंछी नहीं होगा, पक्षी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है, अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये है आपके 14 देखेंगे वे कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पांचों वर्गों के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग, है ना, क वर्ग होगा, ख वर्ग होगा, ग, घ, अंग, ध्यान देंगे, है ना। इस प्रकार 5 वर्गों क, च, ट, त, प को मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 5 × 5 यानी 25 है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों या प्रश्न 20 से 22 तक इसमें होगा कि सही उत्तर चुनिए। देखेंगे, देश प्रेम प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन ही सारा देश उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पक्षी, पशु, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। यह एक साहचर्यात्मक प्रेम है अर्थात जिसके साहचर्य में हमें आनंद एवं शांति का अनुभव हो, जिससे जीवन में रंग आ जाता है। कोई भी व्यक्ति तब तक देश प्रेमी कहलाने योग्य नहीं हो सकता जब तक वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पशु, पंछी, पुष्प, वृक्ष, लता, पर्वत, वन, नदी, नाले, निर्जर आदि सभी से आत्मीयता की भावना न रखता हो। उसकी सृष्टि एक विराट रूप में अपनी विभिन्नता के साथ हमारे सम्मुख खड़ी है, ठीक है। देखेंगे आगे, हम देखेंगे हम में से कोई नहीं जानता कि आज हमारे लिए जो वृक्ष प्राणवायु का काम कर रहा है वह किसका लगाया हुआ है, ठीक है। हमारी थाली में जो अन्न है वह किसके उगाए खेत से आया है। हम जो वस्त्र पहनते हैं वह किसके श्रम का परिणाम है। हमारी पढ़ी हुई पुस्तकें किस किस मनीषी की बुद्धि वृत्ति का परिणाम है। हम में से कोई भी ठीक ठाक इनका उत्तर नहीं दे सकता। जब हमें इन सबकी जानकारी नहीं है तब हमें यह कैसे ज्ञात हो सकता है कि किसका हम पर कितना उपकार है। देखेंगे, वास्तव में तो समस्त देश का, समस्त समाज का उपकार हम पर है, ठीक है। साहित्यिक रूप में यही देश प्रेम है। यदि
आप सचमुच देश प्रेमी बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि पहले तो आप स्वयं को स्वच्छ एवं पवित्र बनाएं और अपने को समाज के अनुकूल बनाएं, ठीक है। फिर अपने दृढ़ अंतःकरण में यह दृढ़ संकल्प करें कि यह शरीर कभी नष्ट न हो, उसके धन्यवाद की वृद्धि हो, वह सुखी हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये पैराग्राफ हम लोग अपना पढ़ लिए, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे, उक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? देश प्रेम का आलंबन क्या है? तो इसका आंसर होगा पूरा देश, पूरा देश। चलिए एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। गद्यांश की पहली ही पंक्ति में जैसे कि हम लोग देखे थे ना, देश प्रेम, प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश। उसमें व्यक्ति, प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि देश प्रेम का आलंबन केवल कोई एक हिस्सा नहीं बल्कि संपूर्ण देश और उसमें मौजूद सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सहचार्यगत प्रेम का क्या अर्थ है ना? तो इसका अर्थ है साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है? तो इसमें प्रेम को मापा जाता है अंतःकरण के सच्चे भावों से, अंतःकरण के सच्चे भाव से, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है ना? तो अतिथि शब्द के समानार्थी नहीं है, ये है आपके उत्तर, उत्तर। बाकी सब इनके समानार्थी हैं, आप सभी देख सकते हैं जैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो ये होती हैं आपके भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग भाववाच्य को। भाववाच्य इंप्रेशनल वॉइस, भाववाच्य की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें क्रिया का रूप कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं बदलता है। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही रहती है, चाहे कर्ता किसी भी लिंग या वचन का हो। इसका प्रयोग मुख्यतः असमर्थता या भाव की प्रधानता दिखाने के लिए आक्रामक क्रियाओं के साथ होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा, है ना? तो ये होगा आपको कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, है ना? चलिए ध्यान देंगे, एक बार हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जो दिया गया वाक्य है ये कर्मवाच्य, है ना, पैसिव वॉइस में है। इसे कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए कर्ता को प्रधान बनाना होता है। चूंकि क्रिया भूतकाल की ओर सकर्म है, इसलिए कर्ता कोहली के साथ ने और सर्ग का प्रयोग होगा। इस नियम के अनुसार कोहली ने शतक लगाया, इसका सही कृतवाच्य रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो ये हुआ है आपके उत्तरी रूप से, उत्तरी रूप से। चलिए एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी बोली कौरवी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से माना जाता है। इसी से हरियाणवी का भी विकास हुआ है। किसे हुआ है? सौर सैनी, ठीक है। जबकि वज्र भाषा बुंदेल और कनौज का विकास इसके मध्यवर्ती रूप से हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी
शब्द का प्रयोग किया है, पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो ये किए हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश के परवर्ती रूप उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ, है ना। तो इसका हुआ है आपको अर्धमागधी, अर्धमागधी, ठीक है। देखेंगे हम लोग, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप से हुआ है, ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और देखेंगे आगे, और सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना। तो ये माना है इन्होंने पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को। ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है ना। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपके अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अमीर खुसरो को उनकी बहुमुखी प्रतिभा, भाषा पर अद्भुत अधिकार और हिंदवी में काव्य रचना का सूत्रपात करने के कारण कवियों में राजकुमार की उपाधि दी जाती है। इन्होंने पहेलियां, मुकरिया, गजल, कवाली जैसे अनेक विधाओं में रचना की और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में इन्होंने क्या, अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा किस बोली में लिखे गए हैं, है ना। तो ये लिखे गए हैं आपको मारवाड़ी, मारवाड़ी। ध्यान देखेंगे तो देखेंगे मारवाड़ी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, ठीक है, के बारे में देखेंगे तो कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों की भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, ठीक है। और राजस्थान की बोलियों में उनके पदों पर मारवाड़ी का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उनका संबंध मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र से था, है ना। ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन डीप करके तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निर्भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो ये है आपके महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। इन्हें महादेवी वर्मा को, है ना, महादेवी वर्मा को ना आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता में विरह, वेदना और रहस्यवाद की गहरी अनुभूति मिलती है ना। और ये जो पंक्ति है उनके काव्य संग्रह संध्या गीत में संकलित है और उनकी काव्य चेतना का सार प्रस्तुत करती है। चलिए, है ना। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन को टैप कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए धन्यवाद, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग, इनमें से किस उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको श्रृंगार को, श्रृंगार रस को, है ना। तो देखेंगे हम लोग, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रस राजे मधुर रस भी कहा जाता है। वैष्णव आचार्यों विशेषकर रूप गोस्वामी ने भक्ति के संदर्भ में श्रृंगार रस को
उज्जवल रस की संज्ञा दी। यह रस नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य और उनके संयोग वियोग की अनुभूति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीकरण। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है ना? तो ये है आपके श्याम सुंदर दास की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? तो रहते हैं आपके ह से ठ वाले। चलिए देखेंगे हम लोग। काव्य शास्त्र में माधुर्य गुण का संबंध चित्त को द्रवित करने वाली कोमल और मधुर अनुभूतियों से है। इस गुण से युक्त रचना में ट, ठ, ड, ढ जैसे कठोर वर्णों और लंबे समासिक पदों का अभाव होता है। इसमें पंचम वर्णों यानी अंग, य, अड़, न, म, है ना, और अनुस्वार और र, ल जैसे कोमल वर्णों की अधिकता होती है जो सुनने में कर्ण प्रिय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है ना? तो अलंकार के संदर्भ में तो सही है आपके उपयुक्त सभी, यानी तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। नेक्स्ट श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। सी भिन्नार्थ अर्थात भिन्नार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? कौन सा छंद वर्णिक है? तो इसका आंसर होगा बी सवैया। सवैया है जो वर्णिक है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग छंद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, मात्राओं की गणना पर आधारित, और दूसरा होता है वर्णिक, वर्णों की गणना पर आधारित, है ना। देखेंगे सवैया एक प्रमुख वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं जैसे मतगयंद, सुंदरी आदि, है ना, और सोरठा, बरवे और छप्य मात्रिक छंदों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? है ना, तो दिया गया था आपको छिलते हुए अपने को नंदकिशोर नवल को, है ना, ये दिया गया था नंदकिशोर नवल को, छिलते हुए अपने को। ध्यान देंगे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के वरिष्ठ कवि और आलोचक नंदकिशोर आचार्य को उनके कविता संग्रह छिलते हुए अपने को के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में देखेंगे 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पटना में, पटना में स्थित है ना। देखेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए, और यह अरबी तथा फारसी पांडुलिपियों के अपने दुर्लभ संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है ना, तो ये है आपके द्विमासिक। द्विमासिक, ध्यान देंगे, है ना। इसका अर्थ है 2 मास में एक बार होने वाला। यह द्वि और मासिक शब्दों के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है ना, तो भाववाचक संज्ञा है आपके सुंदरता। सुंदरता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। देखेंगे इसको जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ममता, सुंदरता और ममता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। देखेंगे वे कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह आते हैं। सेकंड, निश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम, इसमें यह और वह आते हैं, ठीक है। और थर्ड देखेंगे तो इसमें आते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके अंतर्गत आएंगे कोई, कुछ। फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, जिसके अंतर्गत आएंगे जो और सो, ठीक है। और फिफ्थ में देखेंगे हम लोग तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा, जो कौन और क्या होगा, है ना। और 6 नंबर पे आएगा निजवाचक सर्वनाम, इसमें आएंगे आपके आप और स्वयं, आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है ना। जस्ट फ्यू सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन मैं कुछ ज्यादा ही आगे भगा दी थी। चलिए देखेंगे, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो ये है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। देखेंगे वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया चलना को विशेष रूप से बयान करता है, यह गति के प्रकार को दर्शाता है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है ना। तो ये है आपके राधा कल आएगी, क्रिया विशेषण के क्या है? वाक्य है, ठीक है। इसमें कल शब्द क्रिया आएगी के समय को विशेषित कर रहा है। यहाँ देखेंगे कल यहाँ क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, जो समय के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है ना। तो कारक है ये आपके आपादान, आपादान। एक्सप्लेन करेंगे, वाक्य में पेड़ से पत्ता गिरता है का मतलब है पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। यहाँ पेड़ वह स्थान है जहां से पत्ता अलग हो रहा है, और यह आपादान कारक कहलाता है, इसलिए पेड़ शब्द का कारक आपादान ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है ना। इसमें कारक है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। देखेंगे हम लोग, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, मतलब संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन कारक हे अरे ओ अरे औ है। ध्यान देंगे, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में संप्रदान कारक के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके 6। देखेंगे कौन कौन से हैं। सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु भूतकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है ना। तो सत्य नहीं है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। चलिए उपसर्ग को हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के अर्थ को बदलने, उनमें विशिष्टता लाने या उन्हें विपरीतार्थक बनाने, है ना, या उन्हें विपरीतार्थक बनाने, ठीक है, विपरीतार्थक बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, उपसर्ग अ को शब्द सत्य में जोड़ने पर असत्य शब्द बनता है ना। उपसर्ग अ को शब्द सत्य में जोड़ने पर क्या बनेगा? असत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ है झूठा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? झूठा होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हुआ है आपके सम, सम। यहाँ पे सम क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। देखेंगे, सम उपसर्ग का अर्थ एकत्रित करना या जोड़ना होता है, और यह कई शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे कि संस्कार, संयोग, संगीत आदि, है ना। हालांकि समुज्ज्वल शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय प्रयुक्त है? आप प्रत्यय युक्त है ना। तो ये है आपके प्यार, प्यार है ना, इसमें आप प्रत्यय युक्त है। देखेंगे हिंदी में आप प्रत्यय के उपयोग से शब्द के अंत में नरमी या प्रेम दर्शाते हैं। ठीक है, अन्य हम देखेंगे जो हिंदी में आप प्रत्यय के उपयोग से है ना, शब्द में क्या होगा, शब्द के अंत में नरमी या प्रेम को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं स्वर संधि, है ना। स्वर के साथ स्वर मिलने से इसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा का संधि विच्छेद है, यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो ये है यस जोड़ धरा, यस जोड़ धरा। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे तो यस के बाद ध व्यंजन आने से विसर्ग का लोप हो गया है और ओ की मात्रा लग गई है, जिसे यशोधरा शब्द बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास, उस समास को कहते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं अव्यय, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, अब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें प्रधान तो उसका प्रथम पद होता है, इसमें प्रथम पद के भाव को प्रधानता दी जाती है और इसकी विशेषता यह है कि यह अव्यय के रूप में होता है, इसलिए यह प्रथम पद प्रधान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है ना। इसमें है आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए होगा आपके दुराग्रह, दुराग्रह होगा। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना एक शब्द है दुराग्रह। यह तब प्रयोग होता है जब किसी चीज को जबरदस्ती या सही ना होते हुए भी जोर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है ना। इसके लिए सही शब्द है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, अनुमोदन का अर्थ है किसी बात, योजना या व्यक्ति के प्रति अपनी सहमति या समर्थन व्यक्त करना जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन है, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका शुद्ध रूप है सांसारिक, सांसारिक। ठीक है, देखेंगे सांसारिक शब्द संसार, सांसारिक शब्द संसार प्लस इक, संसार प्लस इक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखेंगे मैथिली शरण, इसमें क्या होगा, मैथिली शरण होगा, मैथिली शरण। ठीक है, शब्द के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के रूप में चयन किया गया है। अन्य विकल्पों में देखेंगे आप लोग तो वर्तनी की दृष्टि से त्रुटियां हैं, जैसे वाल्मीकि, जैसे कि वाल्मीकि जो है ये लिखाएगा कैसे, ऐसे वाल्मीकि, ध्यान रखेंगे वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है तो इसमें से है कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किताब मेरे पिताजी की डैश में है ना। तो ये स्मृति में, स्मृति में, है ना। स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ या किसी की याद में, है ना। चलिए, और इसमें से अन्य जो विकल्प है ना वो त्रुटिपूर्ण है। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंग्लिश का। हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे अब हम लोग का इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम,
ऑनोरारियम, ऑनोरारियम का हिंदी पर्याय है, इनका हिंदी पर्याय है आपका तो मानदेय, मानदेय बिल्कुल सटीक है, ठीक है ना। और ऑनरीड का होगा सम्मानित, सम्मानित, सम्मानित यहाँ है इसका, ठीक है। और उपादेय का होगा, उपादेय का देखेंगे हम लोग, उपादेय का तो उपादेय का होगा आकोलेड, ठीक है। मीनिंग लिख दे रही हूं मैं, ACCOLADE, इसका होगा उपादेय का, ठीक है ना। और चलिए, है ना। और सम्मानित का भी लिख दे रही हूं मैं, ऑनर्ड, HONORED, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना। धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो ये है आपके बी, पिनाक, पिनाक, ठीक है। देखेंगे हम लोग, धनुष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं धनुष, चाप, सारंग, कोदंड, कारमुक, सरासन और पिनाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें गलत है उत्तम विरक्त, उत्तम विरक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुल्क का विलोम होगा, शुल्क का विलोम होगा कृष्ण, सॉरी शुल्क नहीं है, शुक्ल है, सॉरी मैं जल्दी जल्दी में पढ़ दूँ, रियली सॉरी। शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, शुक्ल का विलोम क्या होगा, कृष्ण, है ना। और जो अंधकार या काले रंग का प्रतीक हो, फिर से देखेंगे, शुक्ल का अर्थ है सफेद या उजला जो प्रकाश का प्रतीक है ना। इसका विलोम होगा अंधकार या काले रंग का प्रतीक, ठीक है। इसलिए कृष्ण जो काले रंग का प्रतीक है वह शुक्ल का सही विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ होगा खुशामद करना, खुशामद करना। नेक्स्ट है, किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है ना। तो ये प्रयोग हुआ है आपका, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, है ना, यानी बिखर जाना या अस्त व्यस्त हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरस के फूल की रचना की, सीरिस के फूल की रचना की, है ना, सीरिस के फूल की रचना की, ये की थी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है ना, तो तत्सम शब्द नहीं है त्योहार, ठीक है। देखेंगे हम लोग, तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से लिया गया अंश होते हैं जो बिना कोई परिवर्तन किए उपयोग किए जाते हैं, जैसे त्योहार एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे त्योहार क्या है, तद्भव शब्द है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है ना, तो सभी शब्द तत्सम है दंड, सिर, साक, दंड, सिर, साक। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपना अर्थ रखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब बिल्कुल अच्छे से मतलब इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले एक क्वेश्चन देखने को मिला था, अब अच्छे से पूरा कंप्लीटली इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, है ना। 70 से लेकर के 100 तक जो 30 क्वेश्चन है इंग्लिश का रहेगा और बाकी हिंदी के रहेंगे, 70 हिंदी का और 30 इंग्लिश का। चलिए देखेंगे, और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्शंस, चॉइस द एप्रोप्रिएट वर्ड्स विथ देयर correct form of the sentence to fill in the blanks. My house dash south, है ना, तो इसका आंसर होगा फेस, फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank, choosing the suitable option given below the sentence, look there are dash in the water, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टैडपोल्स, टैडपोल्स, है ना। देखेंगे हम लोग, द करेक्ट ऑप्शन इज टैडपोल्स होगा बिकॉज
tadpoles are typically found in water. tadpoles कहाँ थे? वाटर में. as they are the larval stage of the amphibians like frog and toads. ठीक है, देखेंगे. अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks with sustainable word he did it, है ना. तो इसका आंसर होगा ऑफ कोलेरा. ठीक है, देखेंगे. we use of the indicate the disease someone did from, for example he did for cancer. next question है, choose the correct alternative. right now he dash video games on his computer. इसका आंसर होगा is playing. next है, India has paid to achieve freedom. Q and A permanent enemy are more than enough price is as it was divided into two countries. ठीक है, first India has paid 6 has been created by this, है ना. तो इसका आंसर होगा, देखेंगे हम लोग. तो इसका आंसर होगा RPSQ. ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, देखेंगे. इन दिस क्वेश्चन लुक एट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. बिलो दिस सेंटेंस आर गिवन 3 possible substitution for the underlined part. if any of substitution A, B or C is better than the underlined part, choose the देखेंगे हम लोग, choose that substitution as your response. if more than on the substitution improve the sentence, choice D. if none of the suggestion improve the sentence, choice E. you must carry on my order, है ना. तो इसका आंसर होगा कैरी आउट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. choose the correct meaning of the underlined idioms or phrases in the following sentence. it is raining cats and dogs. this sentence dogs not mean. ठीक है, इसका आंसर होगा it is raining heavily. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू इट हम्बल पिच. ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू अपोलोजाइज अंडर humiliating circumstances. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with the most suitable items. about 75% people in the country are so poor that they live dash dash, है ना. तो इसका आंसर होगा from hand to mouth, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, निक्टोफोबिया इज डैश, है ना. तो ये होगा फियर ऑफ डार्कनेस. देखेंगे एक्सप्लेनेशन है इसका. निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस. पीपल विथ निक्टोफोबिया एक्सपीरियंसेस सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, है ना, ड्यू टू देयर फियर ऑफ डार्कनेस. ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर ऑफ
10 which on the following would best explain the above। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको ए स्टोसिक्स। ठीक है, इसका मतलब होगा उदासीन। इसका क्या मतलब हिंदी होगा? उदासीन। ठीक है, और चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है डायरेक्शन इन दिस सेक्शन each sentence consists of a word or a perhaps। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को फिर से। डायरेक्शन इन दिस सेक्शन each sentence consists of a word or a phrase which is underlined। Select the word of phrase which is closely opposite in meaning to the underlined word or phrase। The general did not devalue this secret, है ना? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा कॉन्सील, यानी गुप्त रखना, गुप्त रखना। रिवील का पता ही होगा, सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द एप्रोप्रिएट मीनिंग अरोमा। अरोमा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेवर, सॉरी इसका आंसर ये होगा फ्रिगनेंस। फ्रिगनेंस, अरोमा फ्रिगनेंस ये नहीं होगा, है ना? फ्रिगनेंस, ठीक है, अरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द है। एक्यूट के लिए तो इसका समानार्थक शब्द है सेवर, शेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the appropriate model that expresses the concept given in the bracts। ठीक है, C dash speak several language at present, है ना? तो इसका आंसर होगा can। C can speak several languages at present। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चॉइस दिस सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस गेट द बॉक्स ब्रोकन, है ना? तो इसका आंसर होगा गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंट use of sanitizers and hand wash was recommended by doctor, है ना? recommended by doctor। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द सेंटेंस which you consider to have the correct word order। ठीक है, तो इसका आंसर होगा none of the above, none of the above। देखेंगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड, ये तो पहले वाला का हैंड वॉश। और 89 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये है नॉन ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइड हैव द करेक्ट वर्ड्स ऑर्डर द ग्रामेटिकली करेक्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड वुड बी all his friends are traveling with him। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if he is at home I shall see him, it is a। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड पॉइंट आउट द टेंस यूज इन
अंडरलाइंड पार्ट। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks, fill in the blanks with suitable article like a and the। आर्टिकल्स होते हैं ना ए एंड दी, उसी की बात की जा रही है। द शैडो ऑफ द मून फील्स ऑन डैश अर्थ, है ना। तो इसका आंसर होगा सी, द होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट, which on the following is a correct from of the above, correct from the above। तो इसका आंसर होगा ए, he started early in order that he might not be late। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना। The train was traveling from हावड़ा डैश न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखेंगे क्या यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे टू, है ना, हावड़ा टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, है ना, सुटेबल वर्ड्स। तो इसका होगा एट द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाल्फ हॉलीडे, अ हाल्फ हॉलीडे इज बेटर देन नॉन इज एन एग्जाम्पल विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, है ना। तो इसका आंसर होगा क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट ही ब्रोक द ग्लास, he broke the glass, change the underlined word into intransitive verbs। थोड़ा सा मुझे मेरा टंग उतना नहीं खुल पाता है, सॉरी इसके लिए, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। आंसर होगा द ग्लास ब्रोकन, द ग्लास ब्रोकन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। इसका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन है फादर्स सिस्टर इज नोन एज, आंसर होगा इसका नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन देखेंगे फादर्स सिस्टर इज नोन एज आंट, एज आंट इज नॉट maintained in the given option, so the right answer is none of the above, जो हम लोग को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हॉट, रेड हॉट इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय, दैट इज फॉर्म्ड बाय, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव इन द कंपाउंड वर्ड रीड हॉट, रीड इज एन एडजेक्टिव एंड हॉट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव वर्ड है। और चलिए ये लेक्चर हम लोग का समाप्त हुआ, है ना। और इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।